नितिन जी, स्वागत है न्यूज 18 इंडिया और न्यूज 18 असम नॉर्थ ईस्ट के एजेंडा आसाम के चुनाव के पहले का यह सबसे पहला कार्यक्रम है, लेकिन हम लोग इस बार ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं नितिन जी कि कितना विकास हुआ है, और सबसे ज्यादा विकास जिस क्षेत्र में हुआ है वो है आपका विभाग सड़क। नितिन जी, आज आपके इंटरव्यू के लिए हम लोग दो लोग बैठे हैं यहाँ पर। इतना काम कर दिया कि दो लोगों को मिलकर पूछना पड़ रहा है आपसे। स्वागत है आपका। थैंक यू। स्वागत है नितिन जी, गुड इवनिंग। नितिन जी, सबसे पहला सवाल हमारा, नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी को लेकर बहुत ज्यादा काम हुआ है, खासकर असम में। जिस पैमाने पर काम हुआ, जिस तेजी से काम आगे बढ़ रहा है, आपको लगता है आने वाले वर्षों में नॉर्थ ईस्ट विथ आसाम जिसका केंद्र होगा, एक इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन का काम करेगा भारत के लिए? निश्चित रूप से करेगा। और मैं बड़ा खुशी के साथ और अभिमान के साथ ये बताना चाहता हूं कि हमारे विभाग ने नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए काफी बड़े प्रमाण पर फाइनेंस कैपिटल अवेलेबल करके रखा है। और मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार से ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, वो दिन अब दूर नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बराबर होगा। मैं बात कर रहा हूं एनएच इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोड का एनएच की बात कर रहा हूं। देखिए, आपको बता दो 2014 में हमारे यहां नॉर्थ ईस्ट में 10,000 किलोमीटर लेंथ थी। 2026 में वो 16,600 किलोमीटर हुई है और 3,75,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं, और करीब 2 लाख करोड़ के और इन्वेस्टमेंट हमारी पाइपलाइन में है। बॉर्डर कनेक्टिविटी, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक कॉरिडोर ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट में इंटरनेशनल बॉर्डर की लेंथ 5,300 किलोमीटर है और रिमोट और हिली डिस्ट्रिक्ट और हाईवे से जुड़ी है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां कनेक्टिविटी होने से फार्मर्स अपनी प्रोड्यूस मार्केट तक पहुंचा पाएंगे, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम होंगे, स्कूल, हॉस्पिटल, इमरजेंसी सर्विसेज बेहतर होगी। और नॉर्थ ईस्ट में अब जो समस्या है विशेष रूप से कनेक्टिविटी की, वो नहीं रहेगी, जिसमें इकोनॉमी और उभर के आएगी, इंडस्ट्री डेवलप होगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, और उसका सबसे बड़ा फायदा अगर कोई होगा तो रोजगार निर्माण होगा। और रोजगार अगर निर्माण होगा तो निश्चित रूप से आसाम गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से दूर होगा। और मैं आपको और अच्छी बात आसाम के लिए बताना चाहता हूं कि 17,000 करोड़ का गुवाहाटी का रिंग रोड का काम हमने शुरू कर दिया है। काजीरंगा के लिए करीब 9,000 करोड़ का एलिवेटेड रोड मंजूर कर रहा है, उसका काम हम कर रहे हैं। ब्रह्मपुत्रा के नीचे से हम 12,000 करोड़ की इमेज टनल बना रहे हैं। और एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, जब मैं शिपिंग मंत्री था तब मैंने पहली बार, उस समय सोनवाल जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हमको एक पेपर मिल की जगह जोगीदोपा जो जगह वहां दी थी, वहां पोर्ट, रेलवे, एयरपोर्ट और नेशनल हाईवे एक ही जगह कनेक्टिविटी है, मल्टी मॉडल हब है। अब उसका भी काम लगभग पूरा हुआ है। और ये सब मिलकर आसाम और नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी को काफी एक्सेलरेट करेगा, और मुझे विश्वास है कि ये प्रगति बहुत होती रहेगी, ये मेरा विश्वास है। एक जानकारी के लिए आपको बता दूं कि टोटल 264 प्रोजेक्ट 4,300 किलोमीटर के 1,31,000 करोड़ के हम केवल आसाम में कर रहे हैं। और आसाम में अपकमिंग 30 प्रोजेक्ट है 1,070 किलोमीटर जो 62,000 करोड़ के हैं। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे 55 प्रोजेक्ट जो 936 किलोमीटर है 41,000 करोड़ के हैं। और जो प्रोजेक्ट्स हमने कंप्लीट किए हैं वो 179 प्रोजेक्ट है 2300 किलोमीटर के 28,000 करोड़ के। और मैं आसाम का जो फोकस एरिया है वो ब्रह्मपुत्रा पर मेजर ब्रिजेस हमने बनाए। मैं अमिताभ जी आपको बताना चाहूंगा कि स्वाधीनता मिलने के बाद जितनी सरकारें आई, जितने ब्रिज ब्रह्मपुत्रा पर नहीं बने, उससे कई गुना ज्यादा ब्रिज अब ब्रह्मपुत्रा पर बने हैं। ब्रह्मपुत्रा पर ये मेजर ब्रिजेस ने आसाम की कनेक्टिविटी को बहुत आसान किया है, ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी को आसान किया है। 4 लेनिंग कॉरिडोर हम अपग्रेडेशन कर रहे हैं, अर्बन ट्रैफिक डिकंजेशन के लिए रिंग रोड बना रहे हैं, और इंडस्ट्री और रिफाइनरी को लिंक करके कॉरिडोर बना रहे हैं। आसाम को एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत रीजनल ट्रेड गेटवे के रूप में हम विकसित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये आसाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, और आने वाले दिनों में आपने अभी तक जो दिखा है वो तो केवल न्यूज रील है, असली फिल्म और शुरू होना बाकी है।
पूरे नॉर्थ ईस्ट और आसाम की तस्वीर बदल जाएगी। ये विश्वास मैं आपके द्वारा आसाम की जनता को देना चाहता हूं। गडकरी जी, फास्ट ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स अभी जो ब्रह्मपुत्र के सुरंग है, टनल वे होगा या एलिवेटेड कॉरिडोर थ्रू काजीरंगा, तो हमने देखा है बिफोर योर गवर्नमेंट हैज कम, तो हमारा जितना प्रोजेक्ट था वो बहुत दिन से लंबे टाइम से वो पड़ा हुआ था, लेकिन आप लोगों ने प्रायोरिटी दिया और ब्रिजेस हो या सड़क हो कंप्लीट हो गया है। लेकिन अभी का जो प्रोजेक्ट है, लाइक यू हैव मेंशन गुवाहाटी का रिंग रोड प्रोजेक्ट, इट्स अ ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर दिस कैपिटल सिटी, हार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सो फास्ट ट्रैकिंग द प्रोजेक्ट इज हाई प्रायोरिटी। माजुली का जो ब्रिज है वो बीच में रह गया था। सो मेरा ये क्वेश्चन है कि इज देयर एनी प्लान टू फास्ट ट्रैक ऑल दिस प्रोजेक्ट्स, दोज न्यू प्रोजेक्ट्स बाय योर डिपार्टमेंट? देखो, जो माजुली ब्रिज था उसमें यूपी ब्रिज कारपोरेशन को हमने काम दिया था, वो नहीं कर पाए, उनको टर्मिनेट किया, नया टेंडर निकाला है और अब काम दिया है, काम गति से शुरू है। उसको अभी सभी जितनी बाधाएं थी हमने दूर की है और माजुली ब्रिज को हम जल्दी ही 1 आध साल के अंदर में पूरा करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, जो गुवाहाटी रिंग रोड है उसमें लैंड एक्विजिशन पूरा हुआ है, काम भी शुरू हुआ है और मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को यह कहा है कि गुवाहाटी सिटी को डिकंजेस्ट करने के लिए इस रोड के बाजू में इंडस्ट्रियल एरिया, होलसेल मार्केट्स, फार्मास्यूटिकल मार्केट्स, हार्डवेयर मार्केट्स, कपड़े का मार्केट, किराना और ग्रोसरी के मार्केट्स, इसके होलसेल मार्केट पूरे रिंग रोड पर अगर होंगे तो जो बेसिक कंजेशन है शहर का वो दूर होगा। दूसरी बात, गुवाहाटी से बाहर के बाहर हमको जाना होगा तो वो भी स्वाभाविक रूप से अब ट्रैफिक बाहर से बाहर जाएगा, तो गुवाहाटी को डिकंजेस्ट करने का प्लान भी हमने बनाया है और निश्चित रूप से इसमें फायदा होगा। और ये रोड डेवलप हो रहा है, इसके बाजू में आसाम में स्मार्ट सिटी बने, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बने, लॉजिस्टिक पार्क बने और यहाँ सब प्रकार की व्यवस्था हो, ये हमारा प्रयास है। और मुझे लगता है कि जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे आसाम के तीनों एम्बिशियस प्रोजेक्ट थे, गुवाहाटी रिंग रोड, काजीरंगा का और ये जो इमेज टनल जो ब्रह्मपुत्रा के अंदर से जा रही 12,000 करोड़ की, तो ये तीनों प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है इसको हमने लगभग हम लोग प्रोसेस में है और कुछ का काम शुरू हुआ है, इसका भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। मैं लगातार इसका फॉलोअप कर रहा हूं और जल्दी इस काम शुरू करने में हमें सफलता मिलेगी। क्या ये प्रोजेक्ट्स माना जाए, जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आप बात कर रहे थे, काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर, अंडर वाटर ट्विन ट्यूब टनल, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो रीजनल कनेक्टिविटी ही नहीं बढ़ाएंगी, लॉजिस्टिक्स की इफिशियंसी ही बढ़ाएंगी। नितिन जी, तो क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एक नए युग की शुरुआत माने इस चुनाव के पहले आने वाले 5 साल? देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि अभी IIM बेंगलोर और कानपुर IIT और चेन्नई IIT ने एक अध्ययन किया है और उन्होंने कहा है कि हमारा जो नेशनल हाईवे का रोड नेटवर्क अच्छा बना है, जिसके कारण हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% थी, यानी चाइना में ये 8% थी, यूरोपियन कंट्री और अमेरिका में 12% थी और हमारे देश में 16% थी। अब उन्होंने ये कहा, ये बात उन्होंने पिछले साल नवंबर में कही थी कि ये 6% कम हुई है, यानी 16 से 6 है। और मैंने ये एम्बिशन रखी थी कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट हम सिंगल डिजिट पे 9% पे लाएंगे और इसमें रोड अच्छे बने हैं और हम फ्यूएल में चेंज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक ट्रक आ रहे हैं, चालू हो गए। अभी हमारे यहाँ कांडला से, मुद्रा पोर्ट से, JNPT से एक फ्लैश चार्जिंग है बैटरी की, जो ट्रक में 200 किलोमीटर चलती है और जहां 110 रुपए का डीजल लगता है, वहां 10 रुपए की बिजली लगती है। फिर हमने ब्रह्मपुत्रा को वाटरवेज डेवलप किया, वो पांडु जेटी मेरे समय में शिपिंग मंत्री था, मैंने तैयार की, ब्रह्मपुत्रा का ड्रेजिंग किया और उस समय बांग्लादेश के प्रधानमंत्री उनके आग्रह पर सुषमा जी ने मुझे कहा तो मैंने मुंगली पोर्ट तक बांग्लादेश में ड्रेजिंग किया है। और ये जोगीदोपा जो है, ये सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट के लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने वाला सेंटर होगा। मेरा प्रयास है, देखिए आप समझिए कि जोगीदोपा से हमारा शिप निकलेंगे और वो वहां से आकर अरबी समुद्र में आएंगे कलकत्ता में और वहां से फिर वो गंगा में आएंगे और वाराणसी तक जाएंगे। तो वाराणसी से लेकर हमारी जोगीदोपा तक
ताकि वाराणसी में जाकर फिर बिहार हो, यूपी हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, सब जगह जाएगा। आइडिया ये है कि मैं जब एमएसएमई मंत्री था तो बाम्बू के ऊपर एमएसएमई की तरफ से चमचे हैं। अभी आजकल हवाई जहाज में देखो, आपको सब जगह इंडिगो में, एयर इंडिया में बाम्बू के चमचे मिलते हैं, बाम्बू के कांटे मिलते हैं। तो ये तैयार करने की फैक्ट्रीज आज अनेक जगह आसाम और नॉर्थ ईस्ट में शुरू हुई, बहुत ब्रश बनना शुरू हुआ, बहुत सी चीजें बनी। और मैंने एयरलाइंस कंपनी को कहा कि ये आप लीजिए, और अभी ये पूरी तरह प्लास्टिक के नहीं दिखते। और अब ये क्या हुआ, जो बाम्बू है वहां का, ये बहुत अच्छा है। और अब ये अगरबत्ती की जो काड़ियां बनती है वो 6,000 करोड़ की इकोनॉमी बाम्बू लगता है, और ये बाम्बू हमारे पास केवल आसाम में है। तो जोगीदोपा में जहाज में डालकर ये बाम्बू वाराणसी आएगा, और वाराणसी से उत्तर प्रदेश से लेकर साउथ तक ये बाम्बू अगर जाएगा तो लॉजिस्टिक कॉस्ट काफी कम होगी। अमिताभ जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोड पर जाएंगे तो 8 से 10 रुपए अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कॉस्ट लगेगी, तो रेलवे से जाने के लिए 6 रुपए लगती है, और पानी से जाने के लिए 1 रुपया लगती है। तो ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है जोगीदोपा का, इसके साथ हम ब्रह्मपुत्रा पर और भी अनेक जगह पर एक जेटीज डेवलप कर रहे हैं। पांडु जेटी भी डेवलप हुई है, और मैंने उस समय 9 रोपैक्स ब्रह्मपुत्रा में बीच में चालू कर दी थी, ताकि लोग इधर से उधर जा सके। अब हमने ब्रिज भी बना दिए, भूपेन हजारिका का जो ब्रिज बनाया नाम का, वो कितना बड़ा ब्रिज है आप देखिए। एक एक ब्रिज अपने आप में एक इतिहास है, और इसलिए नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो रही है। बांग्लादेश के लिए हम लोग अगरतला से भी कनेक्टिविटी कर रहे हैं, और जल्दी ही, मैंने काफी पीछे पड़ा हूं, कलकत्ता से, यानी हमारा जो कलकत्ता पोर्ट है, जो हल्दिया पोर्ट, वहां से अब कंटेनर बांग्लादेश में जाएंगे। अब वो रिवर के मार्ग से जाएंगे। पहले जो कंटेनर जाते थे हमारे, वो जेएनपीटी से कोलंबो जाते थे, कोलंबो में जाकर फिर वहां से ढाका जाते थे। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट 2.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए तक कंटेनर पड़ती थी। अब हमारे मुंबई से कंटेनर डायरेक्ट हमारे हल्दिया तक रेलवे से आएंगे, और वहां से जो बाहर जाएगा उसमें 150 कंटेनर डालकर हमने 3 रिवर को चुना है, जो बांग्लादेश में जाएगी, जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जाती है, और जिसके कारण डायरेक्ट पूरा माल बांग्लादेश में जाएगा। तो इससे काफी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, हमारा व्यापार बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, रोजगार निर्माण होगा। तो एक प्रकार से ये भी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, गुवाहाटी में आसाम पेट्रोलियम है, वो मिथेनॉल बनाते हैं, और अभी अशोक लेलैंड की ट्रक बसेस बंगलोर में 15% मिथेनॉल डीजल में डालकर हमने ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया है। अब अशोक लेलैंड ने मिथेनॉल पर चलने वाली ट्रक तैयार की है, बसेस तैयार की है, और मैंने आसाम के मुख्यमंत्री को अनुरोध किया है कि पूरे आसाम और नॉर्थ ईस्ट में ट्रक और बसेस के लिए फ्यूएल करके आप मिथेनॉल का यूज करो, क्योंकि मिथेनॉल का रेट 26 रुपए लीटर है और डीजल का रेट 110 रुपए लीटर है। और इसलिए अशोक लेलैंड ने बनाया, बाकी लोग भी बनाएंगे, तो ट्रक और बसेस चलेगी तो टिकट रेट भी कम हो जाएंगे। एक तरफ इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, सीएनजी, और अब ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ हम जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी 2 व्हीलर अब सबसे ज्यादा 30-40% राइज हो गया, एकदम इलेक्ट्रिक पर आ रही है। हमारी कार इलेक्ट्रिक पर आ रही है। हमारी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, ट्रैक्टर अब हमारा फ्लेक्स इंजन पे इथेनॉल पर आ रहा है, इलेक्ट्रिक पर आ रहा है। और ट्रक बसेस, हमारी बसेस तो पूरी इलेक्ट्रिक पर आ रही है। तो इस प्रकार से जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसके कारण हमारा प्रदूषण कम होगा। और हमारी पॉलिसी ये है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस, और नॉर्थ ईस्ट और आसाम को इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। और अमिताभ जी, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, वो भी मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि नुमालीगढ़ में हमने बांबू से इथेनॉल बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया है। हाँ, उसकी जरा कॉस्ट ज्यादा, पहला प्रोजेक्ट था, पर यह सक्सेसफुली अब इंप्लीमेंट हो रहा है। और अब बांबू से भी इथेनॉल बनेगा। बांबू से कपड़ा बनता है, बांबू से अचार बनता है। कल मैंने बांबू से बनाई हुई बिरयानी खाई। कल बांबू से, आसाम की एक महिला है, कल उन्होंने ऑर्नामेंट्स तैयार किए, जैसे डायमंड के होते हैं ना, सिल्वर और गोल्ड के, वैसे बांबू के ऑर्नामेंट्स उन्होंने नागपुर में उस कॉन्फ्रेंस में एक मुझे भेंट दिया। बहुत सुंदर बनाती है, एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। फर्नीचर बनता है, बांबू से चमचे बनते हैं। मैं तब कहता था कि क्या देश में चमचों की भी कमी है क्या, वो भी हम इंपोर्ट करते थे चाइना से, अभी वो भी देश में बन रहा है। ब्रश बन रहा है। तो बांबू ये नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी को बदल देगा।
और उसके साथ जो मिथेनॉल है ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर को सस्ता करेगा और रोड अच्छे बने, ब्रिज अच्छे बने, उससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी, इंडस्ट्री आएगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी। अब जैसे सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वहां शुरू हुआ है, अब आने वाले समय में इन सब से रोजगार निर्माण होगा। अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज आसाम में आई है, गुवाहाटी में IIT आई है, और इस प्रकार से शिक्षा क्षेत्र हो, स्वास्थ्य क्षेत्र हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, एग्रीकल्चर हो, वाटरवेज हो, हाईवेज हो, सब में जिस प्रकार से बदल हुआ है, तो आप महसूस करोगे कि हमारी सरकार आने के पहले नॉर्थ ईस्ट और हमारी सरकार आने के बाद जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें बहुत बड़ा बदल हुआ है। और मैं गुवाहाटी में आकर अभी आज आपके कॉन्फ्रेंस के समय ही रिव्यू मीटिंग करने वाला था नॉर्थ ईस्ट की, पर मेरी प्रकृति की थोड़ी प्रॉब्लम आने के कारण मैं नहीं आ पाया। पर मैं 15 दिन में ही नॉर्थ ईस्ट में आकर सब स्टेट का रिव्यू करूंगा और निश्चित रूप से वहां के काम को और गति दूंगा और करीब करीब 4 से 5 लाख करोड़ के नए काम आने वाले 2-3 साल के लिए फिर नॉर्थ ईस्ट के लिए हम मंजूर करेंगे और नॉर्थ ईस्ट की तस्वीर को हम बदल देंगे, ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। गडकरी जी, हमारा जो रोड है, सड़क है, कम्युनिकेशन के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तीसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है डिफेंस पर्सपेक्टिव। सो हमारा एक पुराना वाला 2-3 सड़कें हैं जो डिफेंस एंगल से बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक गुवाहाटी के पास से नॉर्थ बैंक पे एक ऑल वेदर 4 लेनिंग रोड टू बाईहटा सरियाली से तेजपुर का 2 बार सर्वे भी हुआ है। आपने एक बार जिक्र भी किया है कि ये भी होगा। शायद ये अभी तक कुछ इतना आगे नहीं बढ़ा है। और दूसरा इम्पोर्टेंट है कि कनेक्टिंग गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो स्टेट कैपिटल से इससे जुड़ने के लिए अभी भी सम पैचेस थोड़ा सा काम नहीं हो रहा है। सो इज देयर एनी प्लान टू प्रायोरिटाइज दिस प्रोजेक्ट्स? नहीं, वो जो प्रोजेक्ट है थोड़ा डिटेल में मेरे लिए डिस्कस करने में थोड़ा अड़चन है, क्योंकि वो डिफेंस के साथ जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है, पर उसको गंभीरता से विचार हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सब प्रोजेक्ट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आसाम में ढोला साड़िया ब्रिज, ये 28 किलोमीटर है, 2000 करोड़ का पूरा हुआ है। कनेक्टिविटी ढोला और साड़िया के बीच में है, 4.5 घंटे लगते थे, अब 30 मिनट में हुआ है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जोगीदोपा, ये लगभग सितंबर में 2024 में पूरा हो जाएगा। ये घुबरी बुलवाड़ी 4 लेन ब्रिज, ये 5000 करोड़ का है, 71% पूरा हुआ है। घुबरी से बुलवाड़ी का यात्रा समय 6 घंटे से 30 मिनट हो जाएगा। माजुली जोराट ब्रिज, ये 28.2 किलोमीटर है, 1500 करोड़ का, 30% कंप्लीट हुआ है। हम लोग जल्दी इसको पूरा करने का कोशिश करेंगे। इसमें माजुली द्वीप के साथ सीधी कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी और इसके साथ ये केवल 30 मिनट रहेगा। फिर नुमालीगढ़ डिब्रूगढ़ 4 लेन कॉरिडोर 186 किलोमीटर, ये 5721 करोड़, 92% कंप्लीट हुआ है। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है यहाँ प्रधानमंत्री भी हवाई जहाज उतरा है, ये आपने देखा है। नुमालीगढ़ से डिब्रूगढ़ का समय 5 घंटे से 2.5 घंटे होगा। गुवाहाटी रिंग रोड 121 किलोमीटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंप्लीट है, 5% कंप्लीट हुआ है। ये पश्चिम बंगाल और बिहार की ओर जाने वाले ट्रैफिक को गुवाहाटी में प्रवेश किए बिना सिलचर की ओर लेके जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क का एलिवेटेड रोड है, मैंने कहा है कि यह भी जल्दी शुरू हो जाएगा, जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। बसनघाट मोरीगांव भूरागांव खारूपेटिया 2 लेन पे ब्रह्मपुत्रा पुल, ये 39 किलोमीटर का 4000 करोड़ का अपकमिंग प्रोजेक्ट है। ये आसाम को भारत भूटान सीमा के लिए कनेक्टिविटी करेगा। अंडर वाटर टनल जो ट्विन टनल है, ये अभी मैंने 12000 करोड़ बताया था, ये 19000 करोड़ की है। ये गोहपुर से नुमालीगढ़ जो 6 घंटे लगते हैं वो 30 मिनट में होगा। आसाम से अरुणाचल सिर्फ 1 घंटे में पूरा होगा। और ये अंडर वाटर रोड कम रेल टनल है, इसमें रेल भी है, रोड भी है, और ये सेकंड इन द वर्ल्ड है, यानी वर्ल्ड का ये इस प्रकार का दूसरा प्रोजेक्ट है कि जो ब्रह्मपुत्रा के अंदर से, और ये जो कीमत है ये अभी 19,000 करोड़ हुई है। ये आसाम की जनता सपने में भी नहीं कल्पना कर सकती है। ऐसे ये प्रोजेक्ट हमने आसाम के लिए लिए और बाकी भी प्रोजेक्ट लगातार ले रहे हैं। और एक लैंडस्लाइड्स का प्रॉब्लम था, जैसे हमने ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किए हैं, वैसे लैंडस्लाइड्स के स्पॉट आइडेंटिफाई किए पहाड़ी क्षेत्र में, और वहां भी काम हमने लिया है और वो भी काम चल रहा है। बहुत जगह पर हमें काफी जगह पर अड़चने आई थी, पर NHI DCL है, NHI है, सबके माध्यम से
क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की हमारी कोशिश है। और मैं बताना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट भौगोलिक दृष्टि से बड़ा चैलेंजिंग क्षेत्र है। हाईवे कंस्ट्रक्शन के दौरान बहुत समस्या आती है। ये केवल इंजीनियरिंग नहीं बल्कि टेरिन क्लाइमेट स्ट्रेटेजी का मल्टी डायमेंशनल चैलेंज है। और हिल की टोपोग्राफी, बार बार होने वाले लैंडस्लाइड्स और हाई सिस्मिक जोन, इनके कारण टनल और स्लोप स्टेबिलाईजेशन की लागत को प्लेन की तुलना में कई गुना अधिक हमारा खर्चा भी करना पड़ता है। क्लाइमेट रिस्क है। आसाम में 6 महीना मानसून चलता है, लंबा मानसून है, फ्लड प्रोन रिवर है, बेसिन है। इनके कारण कंस्ट्रक्शन विंडो बहुत छोटा है और मेंटेनेंस को भी बहुत करना पड़ेगा, क्वालिटी की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। स्ट्रक्चरल कनेक्टिविटी की जो गैप्स है, सिंगल कैरिडोर डिपेंडेंस, लिमिटेड अल्टरनेट रूट्स, रोड बेस्ड लॉजिस्टिक महंगी होती है। इन सब बातों को हमने सप्लाई चेन इफिशिएंट नहीं है उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो परिवर्तन है आपको दिखेगा। और निश्चित रूप से रीजन स्पेसिफिक रेजिलेंट अप्रोच हमने लिया है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी किया है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्जीक्यूशन भी है, एडवांस जियो टेक्निकल सर्वेज भी किए, क्लाइमेट रेजिलेंट पेवमेंट डिजाइन भी बनाए आसाम के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए विशेष रूप से। फ्लड प्रोन क्षेत्र में एलिवेटेड कॉरिडोर बना रहे हैं, डिजिटल मॉनिटरिंग के बेहतर डीपीआर का स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और नॉर्थ ईस्ट में रोड डेवलपमेंट का जो फोकस है वो क्वांटिटी नहीं बल्कि रेजिलेंट एंड स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन है। मैं क्वालिटी के बारे में बहुत गंभीर हूं और जो भी क्वालिटी में खराबा करेगा उस कॉन्ट्रैक्टर पर बहुत कड़ी कार्रवाई करूंगा। तो निश्चित रूप से अनेक सालों तक ये हमें अच्छे क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर आसाम की जनता जीवन भर याद रखेगी, इतना अच्छा बनाने का हम कोशिश करेंगे। नितिन जी, मुंबई पुणे की भी जनता याद करती है। जब पहली बार आप मंत्री बने थे तो बाला साहब ने कहा था ये फ्लाईओवर मैन है। आपने मुंबई से पुणे तक और मुंबई में इतने फ्लाईओवर बना दिए, अब इतने सड़कें बनवा दी हैं पूरे देश में कि अब जनता याद करती है। और यहाँ भी जो भी बीजेपी नेता आता है, सड़क पर लोग मिलते हैं, हमारे कलीग्स हैं सारे, सबका कहना है कि रोड पर जो काम हुआ है और किसी क्षेत्र में उतना नहीं हुआ है। तो एक चीज तो साफ है, आपने पहले तो वादा किया है कि आएंगे, जनता यहाँ कैंपेन में आपका इंतजार भी करेगी। आपने वादा किया है कि आप हमारे प्रोग्राम में नहीं आ पाए तो आएंगे जरूर। तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि आसाम के ऑफिस जरूर आए। मैं जरूर आऊंगा, आपके ऑफिस में आऊंगा। मैं आज उपस्थित प्रत्यक्ष रूप से नहीं रह सका। मैं आपकी और आसाम की जनता की क्षमा मांगता हूं क्योंकि मेरे पैर को एक जख्म हुई है जिसका ऑपरेशन हुआ, जिसके कारण मैं चल नहीं सकता, इसलिए मैं नहीं आ पाया। पर मेरा आसाम से एक भावनात्मक नाता है। मैं जब विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था तो पद्मनाभ आचार्य जो नागालैंड के गवर्नर थे, उस समय विद्यार्थी परिषद के प्रमुख थे, उनने मेरा घर भारत देश यह एक प्रोजेक्ट किया था शुरू, जिसमें अनेक आसाम से, अरुणाचल से आज जो मंत्री बने वो उस समय अनेक देश में अनेक जगह पर रहने के लिए मेरा घर भारत देश वो प्रोजेक्ट था सेल करके, उसमें मैं काम कर रहा था। तब आसाम के लोगों को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के मन में यह भावना थी कि ये इंडिया को हमारा अपना बोलने के बजाय संकोच करते थे। उनको लगता था कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा, अन्याय होता है, हमारे तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, हमारे यहाँ रेलवे नहीं, हमारे यहाँ रोड नहीं, हमारे एयरपोर्ट नहीं, हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं, ये भाव था। और इसलिए मैं संवेदनात्मक रूप से आसाम और नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हूं। मेरा घर भारत देश इस प्रकल्प में मैंने काम किया है। मैं आसाम की जनता को भारत की जनता के रूप में स्वीकार करता हूं। हम सब एक है, हम एक परिवार है और आसाम के सुख दुख के साथ हमारा संबंध है। और राष्ट्रवादी विचारों के आधार पर नॉर्थ ईस्ट और आसाम का विकास करना ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ये मेरा परम भाग्य है कि मैं आसाम और नॉर्थ ईस्ट की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर ऐसी बदल दूंगा कि आपको अमेरिका जैसा याद आएगा। इतना विश्वास आपको देता हूं। ये मेरी आसाम की जनता के साथ, नॉर्थ ईस्ट जनता के साथ कमिटमेंट है। और निश्चित रूप से एक 15-20 दिन में मैं आसाम में आऊंगा, रिव्यू लूंगा। और उस समय अमिताभ जी, मैं इस बार नहीं आ पाया इसलिए आपकी क्षमा मैंने मांगी है। मैं निश्चित रूप से आपके ऑफिस में भी आऊंगा और आपके ऑफिस में मेरे काम के बारे में स्पेशल इंटरव्यू फिर से दूंगा और ये भरपाई जरूर करके दूंगा। धन्यवाद। जरूर करें। अभी आप तो शुरू से ही इथेनॉल को प्रमोट कर रहे हैं, हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल को प्रमोट कर रहे हैं। इथेनॉल ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का पूरा नक्शा चेंज कर सकता है, बिकॉज हमारा यहाँ बैम्बू बहुत ज्यादा है पूरा असम में, बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे।
So Numaligarh refinery has started the project and it is on testing stage. Production शुरू ही हो गया है. अभी इसको और बढ़ावा देने के लिए और ये जो इथेनॉल बेस्ड इथेनॉल प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज है, उसको लाने के लिए और कोई प्लान है क्या अपार्ट फ्रॉम नुमलीगढ़ रिफाइनरी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज? असम गवर्नमेंट इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग हेविली ऑन एनआरएल. सो बाहर यूपी बिहार या रेस्ट ऑफ द इंडिया मैंने देखा है महाराष्ट्र में भी प्राइवेट कंपनीज आर ऑल्सो काइंड ऑफ मूविंग फॉरवर्ड ऑल्टरनेटिव फ्यूल के इस बारे में, बायोफ्यूल. देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है. हमारे देश में हम लोग अब 25 लाख करोड़ रुपए खर्चा करते हैं फॉसिल फ्यूल को इंपोर्ट करने के लिए. 85% हमारा एनर्जी जो है वो हम विश्व में अनेक देशों पर डिपेंड करते हैं. और इसलिए हमें आत्मनिर्भर भारत अगर बनना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल में जाना पड़ेगा. और इसलिए इथेनॉल जो होता है वो मक्के से बनता है, इथेनॉल ब्रोकन राइस से बनता है. इथेनॉल देश में अनेक इथेनॉल के इंडस्ट्री के जो ब्रोकन राइस जो आसाम में होता है, नॉर्थ ईस्ट में होता है. इथेनॉल जो है बांबू से बन रहा है. इथेनॉल शुगर केन जूस से बनता है, मोलाइसिस से बनता है. और मिथेनॉल जो है वो कोयले से बनता है. और आपके यहाँ जो आसाम आसाम पेट्रोलियम है, उनके पास जो है वो जो मिथेनॉल बनता है उसमें ही हम लोग हाइड्रोजन बना सकते हैं. हाइड्रोजन हमारा भविष्य है. जो कोयले से बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन, जो पानी और बायोमास से बनता है वो ग्रीन हाइड्रोजन, और जो पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट बनता है वो ब्राउन हाइड्रोजन. और हाइड्रोजन पे इंडस्ट्री चल सकती है, हाइड्रोजन पर हमारी ट्रक चल सकती है, बसेस चल सकती है, हवाई जहाज चल सकता है. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब हम हवाई ईंधन बना रहे. इथेनॉल से हम लोग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बना रहे. मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पानीपत में एक प्रोजेक्ट, पानीपत में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है. ये जो राइस स्ट्रॉ है, जिसको दिल्ली की तरफ परली बोलते हैं, ये पैडी का जो राइस स्ट्रॉ है, इससे 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे और बाद में 150 टन बायो बिटुमिन और 78,000 टन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनने का शुरुआत हुई है. और अभी हमने ये जो परली है, राइस स्ट्रॉ है, इससे बायो बिटुमिन बना है. अच्छा हुआ आपने ये विषय निकाला. मैं आसाम के मुख्यमंत्री को और आपको आह्वान करूंगा कि अभी मैंने सेंट्रल रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे आग्रह पर 15 पेटेंट जो बायो बिटुमिन बनाने के हैं वो प्राइवेट सेक्टर में दिए हैं. आपके यहाँ बड़े प्रमाण पर ये परली अवेलेबल है, राइस स्ट्रॉ, और इसका बिटुमिन बन सकता है. और ये 30% बायो बिटुमिन हम लोग पेट्रोलियम बिटुमिन में डाल सकते हैं. 16% रबर पाउडर यूज है, उसका पाउडर डाल सकते हैं. 7% प्लास्टिक डाल सकते हैं ताकि हमारे रोड उसमें बने इको फ्रेंडली और मजबूत रोड बनते हैं. तो आसाम में जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करके अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल में भी बहुत काम हो सकता है. अभी सेमीकंडक्टर आए तो धीरे धीरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आने की भी संभावना होगी. मिथेनॉल भी वहां है, इथेनॉल भी होगा. और बांबू में सबसे बड़ा अगर एडवांटेज कोई है तो बांबू को काट कर ट्रैक्टर में ट्रॉली में रखकर 2 ट्रॉली जोड़कर फैक्ट्री तक पहुंचाना, ये ट्रांसपोर्ट का काम, ये लाखों युवाओं को मिल सकता है. और ये काम जो है इससे रोजगार निर्माण होगा. और बांबू ये ग्रास है. पहले बांबू काटने के लिए हमको टीपी लेनी पड़ती थी, फॉरेस्ट की परमिशन लेनी पड़ती थी. पर मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया, हमने बहुत इसके लिए संघर्ष किया. और मैंने कहा, फॉरेस्ट वालों को पूछा कि बांबू ग्रास है कि बांबू पेड़ है? तो उन्होंने कहा ग्रास है. तो मैंने कहा ग्रास तोड़ने के लिए परमिशन लगती क्या? बोले नहीं, तो बांबू के लिए क्यों है? और फिर बांबू की परमिशन अब खुली हो गई है. और इसलिए बांबू से पर्यावरण की रक्षा भी होगी. पर अब रिसर्च करने की आवश्यकता है कि बांबू से सुंदर कपड़ा, अंडरपैंट बनियान बनती है और वो जर्सी बनती है. अमिताभ जी, आप दिल्ली आओगे तो मैं आपको बांबू की जर्सी दूंगा. आप उसमें गर्मी नहीं होती, पसीना नहीं छूटता. बांबू की साड़ियां बन रही, बांबू की शाल बन रही है, बांबू का फर्नीचर बनता है. सिंधुदुर्ग में टाटा ने मदद की है करके वो बहुत अच्छा फर्नीचर बना रहे. बांबू से अनेक हैंडीक्राफ्ट चीजें बनती है, बांबू का फर्नीचर बनता है, बांबू का आचार बनता है. तो बांबू की इकोनॉमी ही अपने आप में इतनी बड़ी बन सकती है कि जो बहुत बड़ा काम है. दूसरा, बांबू की जो लिप्स है वो बायोडाइजेस्टर में डालकर उससे मीथेन निकलेगा और मीथेन से CO2 अलग करके हम एक तो बायो CNG बना सकते हैं या ग्रीन हाइड्रोजन बना सकते हैं. तो बांबू के जो ग्रीन पत्तियां है उसको काटकर
और म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके प्लास्टिक, ग्लास और मेटल को अलग करके ऑर्गेनिक वेस्ट को, जैसे गुवाहाटी के शहर में बहुत है, और ये एक समय डालकर अगर इसमें से हम लोग हाइड्रोजन बनाएंगे तो मुझे लगता है कि आसाम ये ऊर्जा को हम आयात करने वाला है, हम निर्यात करने वाला देश बनेंगे। तो इसमें टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए। गुवाहाटी की आईआईटी अच्छी है और आपके यहाँ यूनिवर्सिटीज है, मीडिया सपोर्ट करती है। तो इनोवेशन जो है नए, मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इसको हम नॉलेज कहते हैं, और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारा भविष्य है। तो आने वाले समय में मैं आग्रह करूंगा कि हमारी एग्रीकल्चर में, हमारी इंडस्ट्री में, हमारी बाम्बू में, सब जगह पर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम क्वालिटी प्रोडक्ट कैसे करेंगे। और इसमें 4 बातें जरूरी है: प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो तो मार्केट ऑलरेडी है। तो निश्चित रूप से आपके चैनल इसको और सपोर्ट करे तो आगे ये विकास की यात्रा और गतिशील बनेगी। बिल्कुल, हम साथ साथ हैं नितिन सर, लेकिन यहाँ काफी लोग हैं यहाँ पर जुटे हुए और सब आपको देखकर कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। असम से जुड़े आप पूछिए। अब 2-3 लोगों में हम अपने एंकर साहब बोलते हैं, कुछ लोग कुछ सवाल ले लिए नितिन सर। हाँ जी। Sir, myself Manoj Das. I was the Director of Indian Research Entrepreneurship, also in NETRI. I would like to ask you one thing. Why Government of India is not thinking about introducing a new Northeast local time? Even Bangladesh is half an hour ahead of us. I think, sir, we should have at least 1.5 hour, 1 hour ahead of IST, Indian Standard Time, so that we can save daylight. Thank you, sir. Sir, your question is very important, but unfortunately it is not related with my ministry. But you give me the details. I will try my level best to contact the concerning minister and I will try to resolve that issue. Presently it is not related to my ministry, but whatever you are demanding, I will take it to the central government for consideration. Thank you. गडकरी जी, एक इम्पोर्टेंट इशू है। हम लोग देश के बाकी हिस्सों से जुड़ा हुआ है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक भी बोलते हैं। बार बार जब कोई इश्यूज, प्रोटेस्ट वगैरह होता है तो ये मुद्दा आता है कि चिकन नेक को कुछ लोग डिस्कनेक्ट करना चाह रहे हैं। रेलवे मिनिस्ट्री पिच कर रहे हैं अंडरग्राउंड टनल अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक्स के लिए। सो अभी जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर कनेक्टेड रोड्स है वो सोता पड़ जा रहा है। बहुत दिनों से एक डिमांड है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर या एक्सपांशन ऑफ द रोड, हो सके तो टनल होने से भी डिफेंस पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट होगा। सो इज देयर एनी प्लान, कोई ऐसा प्लान है? एक बात जरूर है कि बीच में बांग्लादेश से कुछ रोड का उपयोग करके इस प्रकार की एक रोड की योजना थी और मैं वो करना भी चाहता था। उस समय बांग्लादेश से हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस भी थे, और ये विषय जो है ये फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। फिलहाल परिस्थितियां आपको पता है, और इसलिए जब उनकी अनुमति मिल जाएगी तो थोड़ा उनके रोड नेटवर्क का उपयोग करके ये कनेक्टिविटी एकदम हम शॉर्ट कर सकते हैं। पर हमने ब्रह्मपुत्रा पर जगह जगह पर जो ब्रिजेस बनाए, जो इमेज टनल बनाई है, उसके कारण हम डिस्टेंस को कम करते जा रहे हैं। तो ये चिकन नेक का प्रॉब्लम है, इसमें हमको बांग्लादेश के सहयोग के बिना वो रोड हम नहीं बना पाएंगे। पर ये फॉरेन मिनिस्ट्री और उच्च स्तरीय रोड पर उसके निर्णय होंगे जो मेरे हाथ में नहीं है। पर जो हम लोग रोड बना रहे, ब्रिजेस बना रहे, ब्रह्मपुत्रा पर पुल बना रहे, रोड कनेक्ट कर रही है, हम लोग मेघालय को बांग्लादेश को जोड़ने का रोड बना रहे हैं। हम लोग काफी जगह से बांग्लादेश की कनेक्टिविटी के 4-5 रोड बना रहे हैं। फिर जैसे मैंने कहा कि रिवर ट्रांसपोर्ट शुरू कर रहे हैं, जो हल्दिया से लेकर अगरतला और बाकी जगह से हम लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिवर ट्रांसपोर्ट में भी हम लोग पैसेंजर ट्रांसपोर्ट शुरू कर सकेंगे, तो ये भी संभावना है। तो अब सी प्लेन है, एमपीबीएस सी प्लेन। मेरी एक इच्छा थी जब मैं शिपिंग मंत्री था कि मैं दिल्ली से एयर स्ट्रिप से उड़ूंगा और पांडु जेटी पर ब्रह्मपुत्रा में पानी पे उतरूंगा, और एमपीबीएस सी प्लेन से जो जमीन पर भी उतरता है, पानी पर उतरता है। भारत सरकार ने अब उन प्लेन को मंजूरी दी है और जल्दी देश में वो शुरू हो रहे हैं। तो ब्रह्मपुत्रा का उपयोग करते हुए हम लोग सी प्लेन की सर्विस भी शुरू कर सकते हैं, जो सस्ती होगी। 18 करोड़ रुपए का एक सी प्लेन है, 18 लोग उसमें बैठ सकते हैं।
जो पानी पे उतरता एयर स्ट्रिप पे उतरता। और हमने इसलिए जो रोड बना रहे हैं उसमें एयर स्ट्रिप भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जगह जगह पर, ताकि रोड जैसे रेलवे का फाटक होता है तो हम रोड बंद करेंगे, हवाई जहाज उतर जाएगा, एयरपोर्ट चला जाएगा और फिर रोड चालू हो जाएगा, फिर हवाई जहाज आएगा, फिर रोड बंद होगा, हवाई जहाज उड़ जाएगा, रोड शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार की अरेंजमेंट करने का भी सोचा है। फिर हमने रोपैक्स शुरू किए थे, मैं जब शिपिंग मंत्री था 9 जगह पर शुरू किए थे। और मुझे उस समय के आसाम के जो शिपिंग मंत्री थे वो मेरे अच्छे मित्र थे, वो शायद अभी उनके पास है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, तो पटवारी, तो काफी जगह में वो मांगते थे, उतना मैंने उनको रोपैक्स भारत सरकार से दिए थे, वो काफी जगह शुरू हुआ था। तो मुझे लगता है कि अलग अलग प्रकार के इसका उपयोग करते हुए आपकी बात जो महत्वपूर्ण है उसको जोड़ने की कोशिश हम करेंगे। बाकी जहां इंटरनेशनल इश्यूज है उसमें फॉरेन मिनिस्ट्री और उच्च पदस्थ लोगों के लेवल पर कुछ देशों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बना के वो करना होगा, वो मेरे हाथ में नहीं है, पर जब कभी होगा तो मैं कोशिश करूंगा। नितिन सर, जनता की तरफ से एक और सवाल आ रहा है। हाँ, नाम बता। Good evening, Nitin Gadkari ji, namaste. Myself, I'm living in the city Guwahati, and we are really blessed with your all planning and with your honorable CM sir. The Northeast is really, basically Guwahati also developing so well regarding these roads and bridges and all the planning as you are talking about. My concern is in our city, it's called Metro City, and the railway line is going in middle of the city. It is really making a very dangerous hurdle for the public because often we are stuck in a railway gate. So is it really possible railway line can be shift to like outskirt of the city? Is it possible? Madam, your question is very important, but unfortunately, I am not railway minister. But you give me the details and take this matter to railway minister, and 100% by making study and research of that particular problem, he will try to find out some way out and give it one copy to me. I will take that copy to honorable railway minister and I will give it him. Nitin ji, good evening. This is Rajkumar Prithviraj Narayan Debnes here. Actually, I belong to the Bodoland region, the autonomous 6th schedule region in the state of Assam. And we all are very much well aware that Bodoland is sharing its boundary, international boundary with Bhutan as well. Recently, we have seen the very noble initiative of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji's dynamic initiative of establishing railway connection to Bhutan for the export and import as well as various business activities. We would also be pleased if you kindly let us know what would be your initiatives from the Ministry of Transport and Highways to enhance the economic activities as well as to enhance the business relations with the neighboring country of Bhutan, keeping in view of the fact that the government of India and the royal government of Bhutan is making a joint effort for establishment of a mindfulness city at Gelevu, which would be costing more than 1 lakh crore. And I believe that certain initiative and significant initiative of your concerned department would be very much helpful in boosting the economy of Bodoland, Assam as well as the nation as well. May I kindly know certain... Yes, I am telling you, we are making already in the process of, already work is started, but in the DPR, we are in the process of making DPR, that is Basna Ghat, Morigaon, Buragaon, Kharupetia, 2-lane pave shoulder, plus bridge on Brahmaputra, the 39-kilometer road. The cost is 4,000 crore. This is the upcoming project, or which is going to connect Madhya Assam, Central Assam to Bharat-Bhutan Sima, the connectivity, which is very useful for you. At the same time, Bhutan, we have got very good relationship with Bhutan, and 100% we are trying. My problem is, my mandate is only I can make expenditure on national highway. So the problem is that any road which is very important, but it is state highway, I cannot make expenditure on it. First of all, I have to convert that road into national highway and giving number, and then I can do it. Presently, we are in the process also, with the permission of Honorable Prime Minister, for the connectivity of Bhutan and the northeastern states.
We are now also in the process to request Honorable Prime Minister to declare some new NH, which are very important for the socio-economic development of Northeastern Assam. In that matter, we will consider the connectivity related to Bhutan and that area, particularly the Bodoland area where you are talking about it, 100% we will try to make good road there. We will consider that. এইফালে এটা প্ৰশ্ন আছিলে প্ৰশ্ন ল'বনে হয় জ্যোতিৰ্ময় হাজৰিকা Adkari ji, namaste. This is Jyotirmay Hazarika from Massam and Dibrugarh, my hometown. It's a very simple question. Maybe probably you will be laughing at me and also the audience will be laughing at me. Simple thing is that जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो हम लोग रोड टैक्स देते ही हैं. फिर रोड टैक्स जब देते हैं गाड़ी सड़क पे चलाने के लिए, फिर हम लोग सड़क पे चलाने के बाद हम लोग को टोल टैक्स क्यों देना पड़ रहा है? If you want good services, you have to pay for it. जहाँ 6 घंटे लगते हैं, अभी मैंने रोड के नाम गिनाए, वहां आप 30 मिनट में पहुंच रहे हो, तो 5.5 घंटे अगर आपका गाड़ी कम चलेगी तो इतना फ्यूल बचेगा, वो आपका सेविंग नहीं है, समय की बचत नहीं है. और कहीं भी देखो आप ये कार्यक्रम एक बड़े होटल में हो रहा है, इसके बजाय कोई फुटबॉल मैदान पर कार्यक्रम करते तो हो सकता था, फुकट में मिलता. पर जब आप 5 स्टार होटल में बैठोगे तो उसका किराया देना पड़ेगा. हम अगर वर्ल्ड स्टैंडर्ड के रोड बनाएंगे तो सरकार कुछ मदद करती है, पर इतने रोड हम नहीं बना पाएंगे. और जो पैसा मिलता है वो फिर से रोड के लिए हम उपयोग में लाते हैं. तो हम ये टनल, रोड, ब्रिजेस इकोनॉमी के लिए वायबल नहीं है. आसाम में नहीं है, ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, यहाँ हमको रोड प्रोजेक्ट वायबल है. फिर यहाँ इतना डेवलपमेंट नहीं तो इतना वायबल नहीं. फिर भी हम लोग सरकार से पैसे लगा रहे हैं और आगे अगर टोल से पैसे आएंगे तो वो आपके यहाँ ही खर्चा करेंगे. तो मुझे लगता है कि इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर. दूसरा, हमने इतना सस्ता कर दिया जी, 3,000 रुपए के पास में आप 200 बार जाकर आ सकते हो, तो 15 रुपए है, कुछ भी नहीं है. अब रोड साइड एम्यूनिटीज बनाएंगे, अच्छे रेस्टोरेंट बनाएंगे, आपके लिए सब प्रकार की सुविधाएं देंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका प्रवास बहुत अच्छा होगा, समय बचेगा, फ्यूल बचेगा. थोड़ा बहुत आपने भी इसके लिए थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना चाहिए. वैसे हमने ट्रैक्टर विद एग्रीकल्चर गुड्स को टोल से माफ कर दिया है. स्कूटर, ऑटो रिक्शा पर कोई टोल नहीं लगता है, एम्बुलेंस पे नहीं लगता है. तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अब हमने आपको भी वो 3,000 रुपए का पास दे दिया, तो 200 बार आप टोल क्रॉस कर सकते हैं. वो नहीं के बराबर है. केवल ट्रक से हम लोग टोल लेंगे तो वो उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम हो रही है. जहां अभी दिल्ली से मुंबई जाने के लिए उनको 3 दिन लगते थे, अब वो 24 घंटे में जा रहे हैं. तो 2 दिन ट्रक का पहले पहुंचता है, फ्यूल बचता है, तो थोड़ा बहुत टोल के रूप में हमको देंगे तो हम और ज्यादा ऐसे रोड बनाने पाएंगे. तो मुझे लगता है इस बात को समझिए, ये कोई आपके ऊपर भुर्दंड नहीं है. वो भी हमने इतना कम कर दिया है कि अब तो कार वालों के ऊपर वो नहीं के बराबर हो गया है. गडकरी सर, आपसे बात करने का सिलसिला लगता है खत्म होगा ही नहीं जब हम लोग चालू रहेंगे. तो समापन करते हुए एक सवाल आखिरी. डबल इंजन की सरकार थी, आपने बहुत सारी योजनाएं बनाई, विजन दिया. हिमंता विश्व शर्मा जी ने सबको इंप्लीमेंट कर लिया. अब चुनाव का समय है, आशीर्वाद है ना, पार्टी जीत रही है. देखो हमारा पूरा साथ है. और मैं आपको एक बात बताऊंगा, थोड़ा सा मैं स्ट्रिक्ट हूं. मैं जब रिव्यू मीटिंग लेता हूं तो कोई अगर लैंड एक्विजिशन बराबर नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम अटके हुए रहते, तो मैं अधिकारी को और मंत्रियों को भी डांट पिलाता हूं. अब बोला मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा. तो जैसे मैं रिव्यू मीटिंग करता हूं तो हमारे गुवाहाटी रिंग रोड बड़े बड़े प्रॉब्लम लैंड एक्विजिशन के बहुत इफिशिएंटली आसाम के मुख्यमंत्री जी ने ध्यान दिया और सब प्रॉब्लम सॉल्व करके दिए, और इसी का ना रोड की स्पीड बढ़ा पा रहे. और मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि वो स्पेशली इसका मॉनिटरिंग करते हैं और जहां अड़चन है वो रिजॉल्व करते हैं. ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके कारण ही हम ये सब स्पीडीली सब प्रोजेक्ट करने में कामयाब हुए हैं. इतना काम हुआ है नितिन जी, तो एंटी इनकम्बेंसी को हरा के पार्टी जीत रही है फिर से यहाँ आसाम में. निश्चित रूप से जीतेंगे, पॉजिटिव वोट मिलेगा. इतने रोड बनाएंगे हम, इतनी टनल बना रहे. आप मुझे बताइए कि क्या आसाम के लोगों ने सपने में भी कभी सोचा था क्या कि इतना काम होगा? गुवाहाटी रिंग रोड बनेगा, कभी सपने में सोचा था किसी ने? क्या ये काजीरंगा के ऊपर इतना बड़ा एलिवेटेड रोड बनेगा, सोचा था किसने?
ये ब्रह्मपुत्रा के अंदर 19,000 करोड़ की इमेज टनल बनेगी, किसी ने सोचा था? क्या इतने एयरपोर्ट बनेंगे, इतने रेलवे आगे तक आएगी, कभी सोचा था? हमको किए हुए काम के आधार पर पॉजिटिव अप्रोच में उठ चाहिए। हम देश के भविष्य को बदलना चाहते हैं, युवाओं के लिए रोजगार निर्माण करना चाहते हैं, ग्रोथ रेट बढ़ाना चाहते हैं, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, विश्वगुरु बनाना चाहते हैं और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। और नॉर्थ ईस्ट और आसाम का विकास किए बिना वो थोड़ी बनने वाला है, तो हम ये करेंगे। इसके लिए हमको पॉजिटिव रूप में वोट देना चाहिए, ये हम लोगों से कहेंगे। गडकरी जी, लास्ट क्वेश्चन। एक दो डार्क स्पॉट्स है, ब्लैक स्पॉट्स है असम में अभी भी। लंबे समय से काम चल रहा है कनेक्टिंग बराक वैली, जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा है। ऐसा अपर असम में, ऊपरी असम में भी है एक छोटा सा पैच, बट लेंथ इज वेरी स्मॉल, छोटा सा पैच है। आजकल तो आपका डिपार्टमेंट एक रात में ही 100 किलोमीटर से ज्यादा का काम कर के रिकॉर्ड भी बनाया है। सो वी आर वेटिंग, हम लोग का ये आशा है कि ये भी जल्द खत्म होगा और 100% जो कनेक्टिविटी वो शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, हम लोग ये ब्लैक स्पॉट को प्रायोरिटी देंगे। और एक अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा कि हमने एक नई योजना शुरू की है कि जब कोई एक्सीडेंट होता है तो जो व्यक्ति कोई हेजिटेट ना करे, हम कोई पुलिस उसको तकलीफ नहीं देगी, हमने कानून में सुधार किया है। और उसको अगर हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसको राहवीर डिक्लेयर करके हम 25,000 रुपए का अवार्ड देंगे। और चाहे नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, डिस्ट्रिक्ट रोड हो, शहर का रोड हो, कहीं भी एक्सीडेंट होता है तो जो भी रोड पर ये करेगा उसको ये अवार्ड मिलेगा। और जिस भी हॉस्पिटल में एडमिट करेगा तो 7 दिन का खर्चा, मिनिमम 7 दिन का खर्चा, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक हम खुद अपने तरफ से उनको देंगे। हमने उसकी वेबसाइट तैयार की है ताकि लोगों की जान बचे। हमें एक रिपोर्ट मिला है कि एक्सीडेंट होने के बाद अगर तुरंत उनको हम लोग हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं तो 50,000 लोगों की जान हम बचा सकते हैं। दूसरी बात, आसाम में जितने ब्लैक स्पॉट्स है वो पूरे तरह रेक्टिफाई करने के मैंने आदेश दिए हैं। ये समझिए कि साल 1.5 साल के अंदर ये सब ब्लैक स्पॉट्स हम इंप्रूव करेंगे। जो लैंडस्लाइड्स हो रही है वो भी हम इंप्रूव करेंगे। जो बाढ़ के कारण पानी घुसता है, पुल दबते हैं, उसके भी सुधार कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये समस्या का सामना लोगों को करने की नौबत ना आए। निश्चित रूप से इसके बारे में संवेदनशील भी है और ध्यान भी दे रहे हैं। डू यू सजेस्ट अभी 2026 पे पेट्रोल या डीजल व्हीकल खरीदने के लिए, क्योंकि आप लगातार बोल रहे हो कि पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल विल बी, कार्स विल बी फ्यूचर वेरी खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा। मैंने कोई खत्म होने की बात नहीं की, पर मैं आपको पूछता हूं कि आपके पेट्रोल की गाड़ी पर अगर आप 30,000 रुपए खर्चा कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ी पे अगर 3,000 रुपए खर्चा होता है। अब इलेक्ट्रिक गाड़ी में जब शुरू हुई, जब मैंने पहली गाड़ी लॉन्च की थी, तब लिथियम आयन बैटरी की कीमत $150 पर किलोवाट पर आवर थी, जो आज $55 पर आई है। तो अब इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत लगभग पेट्रोल की गाड़ी और स्कूटर के बराबर आएगी। और आपका खर्चा इतना बचेगा और इंपोर्ट भी नहीं होगा, प्रदूषण भी नहीं होगा। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री, और आपका पैसा भी बचेगा। तो 15,000 20,000 रुपए में ना आपकी बचत होगी। तो कहने की जरूरत ही नहीं, लोग नेचुरल चॉइस के रूप में अब अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल में जाएंगे। मैं 100% फ्लेक्स इंजन अभी आ रहे सब जगह पर, टोयोटा से लेकर हमारे मारुति, सुजुकी, टाटा, महिंद्रा, ताकि 100% इथेनॉल पर गाड़ियां चलेगी, 60% बिजली तैयार करेगी। फिर हाइड्रोजन की गाड़ी पे मैं दिल्ली में घूमता हूं, तो हाइड्रोजन सस्ता है, तो पैसे की बचत होगी। तो हम ये प्रदूषण निर्माण करने वाला फ्यूल क्यों यूज करें, क्यों ज्यादा पैसा खर्चा करें, क्यों देश में प्रदूषण करें। तो लोग नेचुरल लेवल को इसमें भी चॉइस करेंगे। इसलिए धीरे धीरे पेट्रोल डीजल को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। समय के साथ ही धीरे धीरे वो कम होते जा रहे हैं और कम होते जाएंगे और देश प्रदूषण से मुक्त होगा। और जो बचा हुआ फ्यूल जो देश का तैयार होगा उसमें करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा। और हमारा किसान अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता, ईंधन दाता, अब बिटुमिन दाता और हाइड्रोजन दाता बनेगा। तो गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा, यही हमारा सपना है। उसी लाइन पर हम काम कर रहे हैं। गडकरी साहब, आप आए न्यूज 18 असम के इस कार्यक्रम में, बहुत बहुत धन्यवाद। नॉर्थ ईस्ट पर इतनी लंबी बात थी, शायद आपने भी नहीं की होगी और हम लोगों ने भी की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभारी हूं। नमस्कार।